नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस क्लासेस पर। और समय हो रहा है हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस का, जो कि विविध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से वही बात कहूँगा जब तक कहता आया हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है वो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके साथ साथ यदि आपको कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझावों को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वो क्या है, वो इतिहास के 25 क्वेश्चन है जो कि कल की सीरीज से आगे के पार्ट में आएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में असत्य कथन कौन सा है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। लिखा है, सड़कों ने पूरे शहर को वर्गाकार या आयताकार इलाकों में विभाजित किया था। ये हड़प्पा के बारे में बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा की जो सभ्यता है वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। और कहा जाता है कि इसकी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, कैसे कोण पर? समकोण पर काटती थी। यानी कि पूरे शहर को वर्गाकार, यदि आप पूरे शहर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये वर्गाकार होंगी या कैसी होंगी, या ये आयताकार होंगी, क्योंकि सड़कें तभी एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी जब वो ऐसी संरचना में फिट होंगी। दूसरा ऑप्शन है, विस्तृत शहर विस्तृत जल निकासी व्यवस्था से सुसज्जित था। बिल्कुल सही बात है। कहा जाता है कि जो हड़प्पा की सभ्यता है वहां पर पक्की नालियां मिलती हैं, यानी कि जो शहरों में जल का इस्तेमाल हो रहा था वो पक्की नालियों से क्या है, शहर के बाहर जा रहा था। सी है, लोगों द्वारा मांस का सेवन नहीं किया गया था। अब इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लोगों के मुख्य आहार में गेहूं और जौ शामिल थे। यदि आप देखें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्य किया करते थे। गेहूं है, जौ है, सरसों है, दालें हैं, कपास है, ये विभिन्न फसलों का उत्पादन करते थे, तो ये भी सही है। ठीक है, आपका सही है। लोगों के द्वारा मांस का सेवन नहीं किया गया था, ये बात इसमें गलत है। लोगों के द्वारा मांस का सेवन नहीं किया गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल पढ़ते हैं तो वहां के लोगों के द्वारा मांस का सेवन कछुआ है, सीप है, मछली है इत्यादि जो जानवर हैं, जो जीव हैं, उनका क्या है, मांस का सेवन किया जाता था। लिखा हुआ है, बीफ, मटन, पोल्ट्री, कछुआ रिवर फिश और सेल फिश का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दूध, सब्जी और फल भी खाते थे। दूध, सब्जी और फल भी थे उनके आहार में। तो ये जो लाइन है कि बीफ, मटन, पोल्ट्री, कछुआ इत्यादि का क्या है, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मांस का प्रयोग किया करते थे, जबकि विकल्प दे रखा है वो नहीं करते थे। तो सही आंसर है इसका सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, गुप्त साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। गुप्त डायनेस्टी की यदि हम बात करते हैं, गुप्ता डायनेस्टी की यदि हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है, राज्य का राजस्व खेती की भूमि पर करों से आता था। ठीक है, अधिकांश गुप्त राजा वैष्णव थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। उस समय धार्मिक बलिदान नहीं होते थे, ये भी सही है। उस समय रामायण और महाभारत को फिर से लिखा गया था। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में कहा जाता है कि जो गुप्त शासक हुए वो हरिहर यानी भगवान विष्णु और भगवान शंकर के अनुयायी हुए। और गुप्त काल के बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ का जो राज्य का राजस्व खेती की भूमि पर करों से आता था, ये इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि राज्य का राजस्व अन्य चीजों से भी आता था। ठीक है, वो अन्य चीजें क्या थी अभी उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, अधिकांश गुप्त राजा वैष्णव थे, अतार्थ विष्णु की पूजा करते थे। उन्होंने अश्वमेध जैसे धार्मिक बलिदान भी किए। धार्मिक बलिदान होते थे, लेकिन वैदिक काल की तरह नहीं। यानी कि जो गुप्त काल की जो व्यवस्था है, यहाँ पर देखा है कि राजस्व खेती की भूमि पर करों से आता था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे साधन थे जहां से क्या है, राजस्व प्राप्त होता था। तो इसमें जो सही है आपका ए, वो सही आंसर है। चोल काल के मंदिरों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लिखा हुआ है, अधिकांश चोल मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए। यदि आप मंदिरों के बनाने की शैली को देखते हैं तो वहाँ पे द्रविड़ शैली है, ठीक है, नगरम शैली है, गोपुरम शैली है, महामल्ल शैली है, बहुत सारी शैलियाँ हैं।
इनमें मंदिरों को बनाया गया। तो जो चोल मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, क्योंकि जो चोल राजा हुए उनके द्वारा इन मंदिरों को बनवाया गया। तो पहला आंसर आपका सही है। मंदिर सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था, बिल्कुल सही। जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो कहां पर होती हैं? मंदिरों में ही होती हैं। मंदिरों में विशाल विमान या मीनारें थी, बिल्कुल सही। दक्षिण भारत के यदि मंदिरों को देखेंगे तो वहां पर मीनारों के लिए विमान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो दक्षिण भारत के मंदिर है वो ऊंचे ऊंचे विमान या मीनारों के लिए प्रसिद्ध है। अंत में गोपुरम मंदिर का प्रांगण था, ये बात गलत है, क्योंकि गोपुरम मंदिर का प्रांगण नहीं था। गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? प्रवेश द्वार हुआ करता था। तो गोपुरम क्या है? मंदिर का प्रवेश द्वार है। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, गोपुरम चोल काल के मंदिर के प्रवेश द्वार की संरचना लिखा हुआ है। प्रवेश द्वार की संरचना है। 11वीं और 12वीं शताब्दी के 3 महान चोल मंदिर हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोल का मंदिर और तारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। यह चोल सम्राट राजराजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और 1003 और 1010 ईस्वी के प्रसिद्ध वास्तुकार समा वर्मा के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो जो गोपुरम है वो क्या है? गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार है, ना कि वो उनके प्रांगण है। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों में शामिल नहीं है, लिखा हुआ है। वह स्थायी सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है, बिल्कुल सही बात है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत में पहली बार विशाल स्थायी सेना को रखा गया। अगला है, उसने गुणवत्ता वाले घोड़ों को आयात किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गुणवत्ता पूर्वक घोड़े जो है वो आयात किए जाते थे और उसने उन्हें दागने की प्रथा का प्रारंभ किया। ठीक है, दागने का मतलब है कि घोड़ों को एक विशेष आइडेंटिफाई मार्क्स दिया जाता था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही होता था। उन्होंने चेहरा प्रणाली की शुरुआत की, बहुत अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह भी शुरू किया गया, उन्होंने पहली बार सेना में चेहरा या हुलिया प्रणाली की शुरुआत की, तो यह भी सही है। डी, अलाउद्दीन ने सैनिकों को भुगतान करने के लिए जागीर प्रणाली, ये बात गलत है, क्योंकि उन्होंने जागीर की जगह नगद वेतन देने की शुरुआत की। क्या दी? नगद वेतन। तो यहां पर आपका सही आंसर कौन सा होगा? डी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में शामिल नहीं है। देखिए डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा। लिखा हुआ है, अलाउद्दीन ने जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया और वेतन का नगद भुगतान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत और विशाल स्थायी सेना रखी। उन्होंने झूठी मस्टर और भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए घोड़ों की ब्रीडिंग यानी दाग की प्रणाली और सैनिकों के वर्णात्मक रजिस्टर के रखरखाव की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य साम्राज्य के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। लिखा हुआ है, प्रांत के मुखिया को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था, बिल्कुल, क्योंकि यदि आप मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं तो वहां पर मौर्य साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी या राजकुमार हुआ करते थे वो क्या बोले जाते हैं? वो कुमार या आर्यपुत्र बोले जाते हैं। प्रांतों को जनपदों नामक जिलों में विभाजित किया गया था, ये भी बात सत्य है। गांधार साम्राज्य का एक प्रांत था, ये भी सही है। साम्राज्य अत्यधिक विकेंद्रीकृत था, यही गलत है, क्योंकि मौर्यों का साम्राज्य का कैसा है? अत्यधिक केंद्रीकृत है, विकेंद्रीकृत नहीं है। कैसा है? केंद्रीकृत। यदि ये होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर ये दे नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है विकेंद्रीकृत। तो इसका सही आंसर क्या हुआ आपका? डी। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी देखिएगा, ऑप्शन है डी कि मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीयकृत था। वहां पर दे रखा था, यदि पीछे जाएंगे तो वहां पर क्या दे रखा है? वहां पर दे रखा है विकेंद्रीकृत था। देखिएगा ये यहां पर क्या लिख रखा है कि यहां पर ये कैसा है? विकेंद्रीकृत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भजन देवताओं और प्राकृतिक उपहारों को समर्पित हैं। यहाँ पर 4 वेदों के नाम दे रखे हैं, हमें पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
तो पूछा गया है कि किस वेद के जो भजन है वो देवताओं और प्राकृतिक उपहारों को समर्पित हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऋग्वेद के जो भजन है वो प्राकृतिक देवताओं मतलब देवताओं और प्राकृतिक उपहारों को समर्पित हैं। देखिए लिखा हुआ है 10 मंडलों में विभाजित 1028 सूक्त हैं। ये भजन देवताओं और प्रार्थनाओं को समर्पित हैं और पूरी मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं। सामवेद इस पवित्र समारोह के समय संतों और देवताओं द्वारा गाए गए गीतों के रूप में 1875 भजन शामिल है। यजुर्वेद यज्ञों के दौरान 2086 सूक्तों का पाठ किया जाता है। इसमें जड़ी बूटियों और उनके प्रभावों का वर्णन है। अथर्ववेद 731 सूक्तों के साथ यह वेद जादू और आकर्षण से संबंधित है। इसमें वैज्ञानिक ज्ञान भी है। उत्तर वैदिक काल की गुरुकुल शिक्षा में कौन सा विषय शामिल नहीं था? यदि आप गुरुकुल में जो विद्या प्रणाली है उसकी बात करते हैं तो वहां पर परा और अपरा विद्या का चलन था। परा विद्या और अपरा विद्या के अंतर्गत जो सैन्य विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, नैतिकता है, ज्योतिष है, ठीक है, और इसके अलावा जो खगोल विद्या है, इसके अलावा जो आपका वास्तु है, शिल्प है इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज शास्त्र की शुरुआत नहीं हुई थी। समाज शास्त्र की यदि हम बात करते हैं तो ये आधुनिक काल में इसकी शुरुआत हुई है। डिस्कशन में देखिएगा, पढ़िएगा क्या लिखा है कि शिक्षा गुरुकुल शिक्षा में नैतिकता, सैन्य विज्ञान, खगोल विज्ञान और ज्योतिष को अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। वैदिक साहित्य के अलावा गणित, कानून और व्याकरण भी अध्ययन के महत्वपूर्ण विषय थे। क्वेश्चन नंबर 8, संगम युग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संगम डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। संगम डायनेस्टी की बात यदि होती है तो बात होती है विजयनगर साम्राज्य की। और विजयनगर साम्राज्य में कहा था कि 4 वंशों ने शासन किया, ठीक है। तो ये उसी की बातें हैं कि संगम युग के दौरान 3 राज्य मौजूद थे। यही वहां पर गलत है। संगम युग के दौरान 3 राज्य मौजूद नहीं थे। संगम के समय जो है संगम युग के दौरान 4 राज्य मौजूद थे। महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। और 1 मिनट, सॉरी, ये सही है। संगम पहला वाला, इसमें 1 मिनट, महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। कृषि मुख्य व्यवसाय था। विदेशों के साथ व्यापक व्यापार था। संगम डायनेस्टी में यदि आप पढ़ते हैं चोल, चेर और पांड्या की बात होती है बेसिकली। लेकिन संगम डायनेस्टी में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी, ये बात गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो पुरुष हैं वो क्या है, प्रमुखता रखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा इसके। महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी, ये बात गलत है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा। संगम समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं थी, लिखा हुआ है। संगम समाज में विभिन्न प्रकार की महिलाएं शामिल थी। ऐसी विवाहित स्त्रियां थी जो कर्तव्यपरायण गृहिणियों के रूप में घर बसा चुकी थी। कौंडी, अडिगल और मणिमेखलई जैसी बौद्ध या जैन परंपरा से संबंधित महिला सन्यासी और बड़ी संख्या में तवाइफें भी शामिल थी। यानी कि उस समय का समाज 3 प्रकार की महिलाओं में बटा हुआ था। एक वो जो गृहस्थ धर्म का पालन कर रही थी, एक वो जो कि जैन या बौद्ध भिक्षुणी हो गई थी, एक वो जिन्होंने दासत्व के जीवन को स्वीकार करके क्या है तवाइफ जैसे धंधों को अपना लिया था। निम्नलिखित कथनों में से दशावतार मंदिर के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए, दशावतार मंदिर की जब बात होती है तो ये गुप्त काल की बात आती है और गुप्तों के समय में इस मंदिर को बनाया गया। कहा था ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, ठीक है। कहाँ पर है दशावतार मंदिर? देवगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में है। लिखा हुआ है ये एक विष्णु मंदिर है, बिल्कुल सही है। ये एक विष्णु मंदिर है, सही बात है। ये देवगढ़ में स्थित है, ये भी बात सही है। इसे चेरा काल के दौरान नहीं, ये किसे ये बना था गुप्त काल के दौरान। कब? गुप्त काल के दौरान इसको बनाया गया। तो यहाँ पर यही चीज होनी चाहिए थी। और ठोस या चट्टानों से बड़ी संख्या में स्तूप काटे गए थे। तो यानी कि इसका जो सही आंसर वो क्या है? सी है। सी इसमें जो है दे रखा है वो गलत है। तो सी के बारे में देख लीजिएगा। ये जो 2 हैं वो आपके इसमें नहीं आते, ठीक है, बाकी इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि चेरा की जगह गुप्त हो जाता तो ये सही होता। और ये ठोस चट्टानों से बड़ी संख्या में पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर थे।
देखिए मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, यही बात इसकी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा नहीं था? हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि ये कन्नौज या थानेश्वर का राजा था। अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात इसने शासन को संभाला। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित किया और वहां पर क्या है, अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए इसने बहुत सारे जो उस समय के शत्रु राजा थे उनके लिए पराजित किया। बंगाल का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, मगध का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, पूर्वी पंजाब का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता था, लेकिन जो पश्चिमी पंजाब यहाँ पर दे रखा है ये मगध के क्षेत्र में शामिल नहीं था। डिस्क्रिप्शन भी देखिएगा। राजा हर्ष के साम्राज्य का विस्तार सम्मिलित था, पूर्वी पंजाब, कन्नौज, मगध, बंगाल और उड़ीसा, जबकि उसमें कहीं पर भी आपका पश्चिमी पंजाब नहीं आता है। बौद्ध धर्म के बारे में गलत कथन को चुने। लिखा हुआ है एक बौद्ध भिक्षु अश्वघोष ने कनिष्क को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। बिल्कुल, यदि आप शक डायनेस्टी को पढ़ते हैं तो शकों का एक राजा कनिष्क हुआ और कनिष्क के द्वारा ही उसके समय में ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में, और इसे अश्वघोष ने ही बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। हुविस्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। ये बात गलत है, हुविस्क नहीं था, यहाँ पर कनिष्क ही था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान ही बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई, ये भी सही है। स्तूप बुद्ध के नश्वर अवशेषों से संबंधित हैं, ये भी बात सही है। कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर अवशेषों का निर्माण किया गया और यही बात में क्या है, स्तूप कहलाए। सम्राट अशोक के शासनकाल में इन स्तूपों की संख्या 84,000 तक पहुंच गई, ठीक है। तो ये हुविस्क के शासनकाल में बंटवारा हुआ, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर यदि होता कनिष्क के शासनकाल में, किसके, कनिष्क के शासनकाल में 2 भाग हुए, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, यही डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, देखिएगा। देखिए कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान ही नालंदा का निर्माण किया गया। अपनी अद्भुत शिक्षा के लिए विख्यात था। कहा जाता है कि 1193 ईस्वी के आसपास जो है बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दी और इस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। नालंदा जो वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो बिहार जिले में ये स्थित है। लिखा हुआ है विभिन्न संरक्षकों के द्वारा बनाए गए कम से कम 8 कॉलेज थे। बिल्कुल सही बात है। नालंदा के बारे में कहा जाता है कि इसमें लगभग 300 से ज्यादा कमरे थे जो कि उस समय शिक्षण कार्य के दौरान प्रयोग किए जाते थे। यह मूल रूप से 5वीं शताब्दी में शक्रादित्य द्वारा स्थापित किया गया। बिल्कुल, शक्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त के द्वारा धारण की गई और उसके द्वारा यह स्थापित किया गया। विभिन्न देशों के कम से कम 10,000 छात्र और शिक्षक थे, ये भी बात सही है। केवल 2 पुस्तकालय थे, ये बात गलत है। नालंदा के बारे में यदि बात की जाती है तो कहा जाता है कि इसमें 3 पुस्तकालय थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने पुस्तकालय थे? 3 पुस्तकालय थे। बस यही ऑप्शन इसका डी गलत है। देखिएगा डिस्क्रिप्शन में रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक, ये 3 अलग अलग प्रकार के पुस्तकालय हैं। एक साहित्य से संबंधित था, एक ज्ञान विज्ञान से संबंधित था और एक विविध पुस्तकों से संबंधित था। यानी कि 3 अलग अलग सेक्शन थे नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब पर विजय प्राप्त की। बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय के समय में ही विजयनगर साम्राज्य ने अपने उत्कर्ष का समय देखा। कहता है इसी की मृत्यु के पश्चात जो विजयनगर साम्राज्य है वो कैसा है, नीचे की ओर या पतन की ओर चला गया। ठीक है, 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में कहता है दक्षिण की जो दक्कन की सल्तनतें हैं उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को परास्त किया और इस गौरवशाली युग का क्या है, अंत हो गया। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है महमूद गवा की मृत्यु के बाद राज्य शक्तिशाली हो गया। बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय ने 1509-1530 तक शासन किया। बिल्कुल सही है। लिखा हुआ है उत्तरी दक्कन के राज्यों ने 1568 में, ये 68 नहीं है भैया, यदि यहाँ पर 1565 होता
तो तालीकोटा की लड़ाई या राक्षसी टांगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी के युद्ध में क्या है, इस विजयनगर सल्तनत की जो है पराजय हुई और फिर ये डिक्रीज होता चला गया, नीचे की ओर चला गया। तो इसका सही आंसर क्या है आपका डी, कि इसमें यहाँ पर सन गलत दे रखी है, बाकी सब कुछ सही है। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा 1565 में मौका आया जब उन्होंने संक्षिप्त रूप से एग्जिट होकर क्या है विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया, और पराजित करने वाले थे बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। इन तीनों की ज्वाइंट सेनाओं ने क्या है विजयनगर पर साम्राज्य किया। कहा था कृष्णदेवराय के बाद कोई भी प्रतापी शासक, इतना प्रतापी शासक नहीं हुआ जो कि विजयनगर साम्राज्य की रक्षा कर पाता। 14 नंबर, निम्न में कौन सा कथन जजिया टैक्स के बारे में सही नहीं है? तो जजिया के बारे में बताते हैं कि जजिया क्या है, कि जजिया एक ऐसा टैक्स था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी कि हिंदू धर्म के अनुयायियों से ये टैक्स लिया जाता था। कहता है सबसे पहले इस टैक्स को मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में लगवाया। उसके पश्चात इस टैक्स को जजिया के लिए कहता है कि जो जजिया टैक्स की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए जजिया जो दूसरी बार कहता है कि ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लगाया गया, ठीक है। और तीसरी बार की यदि हम बात करते हैं तो ये औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया। 3 बार लगाया गया, लिखा हुआ है। पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया, सही बात है। 1569 में अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। 1679 में औरंगजेब ने जजिया को फिर से पेश किया। तो भैया ये 1579 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, डेट गलत दे रखी है यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। 1579 में समाप्त किया गया, ना कि 1569 में, सही है। यानी कि जजिया को कब समाप्त किया गया? 1579 में। बाकी के सारे ऑप्शन ठीक है। बहमनी साम्राज्य के बारे में देखिएगा, लिखा हुआ है बहमनी साम्राज्य 1347 में अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही है। साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह ने की थी। फिरोज शाह बहमनी ने बड़े पैमाने पर प्रशासन में हिंदुओं को प्रेरित किया। फिरोज शाह 1397 में सुल्तान बना। देखिए साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी, हसन गंगू के द्वारा की गई थी, ठीक है। यहाँ पर बहमन शाह दे रखा है, ये गलत है। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? बी। देखिएगा 1347 में अस्तित्व में आया। इसके संस्थापक अलाउद्दीन हसन, इसके संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे, जो एक अफगान साहसी थे, वह गंगू के नाम के, ठीक है, ठीक है। हसन गंगू जो एक नाम था, इनका उपनाम है हसन गंगू, उनके नाम से ये बैठते थे और उन्होंने क्या है कि इस जो सल्तनत है इसकी स्थापना की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि को धारण किया, ठीक है। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भैया स्वराज शब्द में यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, सही है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। देखिए लिखा हुआ है 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को एक राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा, एक राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा। यह पहली बार था जब सुशासन या स्वराज की मांग की गई, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, सही है। किस शख्सियत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान ब्रिटिश सरकार को सेफ्टी बॉल्व उपलब्ध कराया था? बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन ने इसको एक सेफ्टी बॉल्व की संज्ञा दी थी और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि ये भारतीयों के असंतोष को समय समय पर बाहर निकालने का कार्य करेगा। तो सेफ्टी वॉल्व की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट, लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड डफरिन के समय में कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना की गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और मैकाले के बारे में कहता है लॉर्ड मैकाले, इसके समय में तो कहा था कि जो लॉर्ड मैकाले था, जो प्राच्य और पाश्चात्य जो शिक्षा विवाद था उसको दूर करने के लिए
गवर्नर जनरल की काउंसिल का एक ये लॉ मेंबर बनकर भारत में आया था। सॉरी, इसका आंसर तो आपको बता दें, एओ ह्यूम। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान एओ ह्यूम ने ब्रिटिश सरकार को सुरक्षा बल प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आईएनसी के पहले महासचिव के रूप में भी कार्य किया है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? यदि आप पहले स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ते हैं तो अलग अलग राइटरों के द्वारा इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे इसके लिए कहा गया कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वास्तव में एक सिपाही विद्रोह था, जो कि सिपाहियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। और यह विद्रोह कहां से शुरू हुआ? यह विद्रोह 1857 में मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर की छावनी जो मेरठ में है वहां से इसके लिए शुरू किया गया। समय रहते ही कहता है इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है दबा दिया गया, लेकिन भारतीयों के द्वारा अपनी आजादी के लिए किया गया ये पहला स्वाधीनता संग्राम था, जो कि एक सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। देखिएगा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह पहली बार था जब ब्रिटिश राज्य के खिलाफ एकजुट हुए थे। सिपाही विद्रोह 1857 में आयोजित किया गया। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भंग कर दिया और कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद ही क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे सीधे ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ के अंडर में चला गया, यानी कि ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का शासन होने लगा। 19 निम्नलिखित में से किस युद्ध के कारण बंगाल प्रांत अंग्रेजों के अधीन आ गया? भैया, यदि बक्सर की लड़ाई के बारे में हम बात करते हैं तो बक्सर की लड़ाई ऐसी थी जहां पर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम ये सब क्या है, इस लड़ाई के पश्चात किसके अधीन आ गए? अंग्रेजों की जो है अधीन आ गए। ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 1764 में बक्सर शहर में लड़ा गया। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने और 1764 तक बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीन लोग थे। एक तरफ था बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरी तरफ था उनका साथी था नवाब अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीन लोगों की ज्वाइंट सेनाओं ने अंग्रेजों की सेनाओं का विरोध किया बक्सर के मैदान में, बक्सर शहर में 1764 में। और हेक्टर मुनरो की सेनाओं ने क्या है, इन तीनों की ज्वाइंट सेनाओं को जो है पराजित कर दिया। कहा था कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि इनका एक सेनापति जो था उसके द्वारा क्या है, विश्वासघात कर दिया गया। और इसके कारण जो बंगाल प्रांत है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम, ये किसके अंतर्गत आ गए? ये सभी आपके ब्रिटिश शासन के या कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गए। 1916 के लखनऊ समझौते के दौरान निम्नलिखित से किस शख्सियत ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया है? 1916 के अधिवेशन की बात हो रही है भैया, देखिएगा 1916 के लखनऊ समझौते के दौरान निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? देखो भाई, महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि ये जो थे एक बार जो है बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में चुने गए। दादा भाई नेहरू भी कहा था कलकत्ता अधिवेशन, 2 बार कलकत्ता अधिवेशन, 1 बार लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। बाल गंगाधर तिलक कभी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। तो 1916 के अधिवेशन की बात होती है, देखिएगा इसका सही आंसर ए ही दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया। लखनऊ पैक्ट को 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते के रूप में मान्यता दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने मसौदा तैयार करते समय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद गांधी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है लखनऊ पैक्ट की। देखिए लखनऊ समझौता, ठीक है, 1916 का लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरी तरफ कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथ में महात्मा गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख प्रतिनिधि नहीं थी? ठीक है, देखिए
पूछा गया है कि प्रमुख प्रतिनिधि नहीं थी, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, सही है। एस सुब्रमण्यम अय्यर ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो हुई लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के तौर पर बात नहीं की जाती है। दादा भाई नौरोजी भी चुने गए, तो इसमें सही आंसर है आपका सी, इंदिरा गांधी। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, 1885 में भारतीय युवाओं को राजनीतिक आंदोलन में प्रशिक्षित करने और देश में जनमत को संगठित करने या बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ कांग्रेस का गठन हुआ। कुछ प्रमुख प्रतिनिधियों में दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस रामास्वामी मुदालियर शामिल हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का नाम इसमें शामिल नहीं किया था। गांधी जी को 1908 में अहिंसक आंदोलन आयोजित करने के लिए जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था? तो इसका जो आंसर है जनरल स्मट्स। कौन? जनरल स्मट्स से मिलने के दौरान गांधी जी को क्या है, रिहा कर दिया गया था। ठीक है, लुई बोथा, क्रिस्टियन स्मट्स, जेम्स वेरी, मोनिक हर्ट्जोग ये नहीं है, डी आंसर इसका सही है। डिस्कशन में देखिएगा, जनरल स्मट्स जो कि एक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल नेता थे के साथ मुलाकात के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। 1909 में भी उन्हें प्रिटोरिया जेल की सजा सुनाई गई थी। गांधी जी गैर ईसाई विवाहों के ओवरराइड के खिलाफ थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में निम्नलिखित में से पहला आंदोलन कौन सा था? क्वेश्चन ये है कि गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो गांधी के द्वारा भारत में आयोजित किया गया पहला आंदोलन चंपारण बिहार का आंदोलन था। ठीक है, कौन सा? चंपारण बिहार का आंदोलन। उसके बाद खेड़ा आंदोलन, ठीक है, फिर खिलाफत या फिर असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का नाम नहीं आता, तो खिलाफत आंदोलन बाद में असहयोग आंदोलन में ही मर्ज हो गया था। लिखा हुआ है चंपारण भारतीय सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक हिस्से के रूप में 1917 में ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला आंदोलन था। आंदोलन बमुश्किल किसी भुगतान के साथ नील उगाने के खिलाफ किसानों के विरोध के बारे में था। ठीक है, ये नील की खेती के विरोध में किया गया आंदोलन था, जो कि बिहार के एक नौजवान राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार जो गांधी जी हैं वो बिहार के चंपारण में पहुंचे थे और उन्होंने इस कानून को रद्द कराया था। 24 भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, हर किसी को पता है कि इन्हीं के विरोध में पंजाब के अमृतसर में क्या है, जो एक सभा का आयोजन किया जाता, जो बाद में क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में घटित हो गई। देखो, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर पंजाब में एक बड़ी लेकिन शांतिपूर्ण भीड़ जमा हुई थी। इसके जवाब में ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल R.H. डायर ने अपने सैनिकों के साथ बाग को घेर लिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गोलाबारी शुरू कर दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले निम्न में से किस अंग्रेज मिशनरी को गलियों में मृत अवस्था में छोड़ दिया गया था? ठीक है, इसमें देखिएगा 4 ऑप्शन है, रुडयार्ड किपलिंग, चार्ल्स जेम्स नेपियर, मॉर्सेला शेरवुड, रिचर्ड लेवेलिन। ठीक है, तो कहा जाता है मॉर्सेला शेरवुड जो कि एक ईसाई मिशनरी थे, इनको जो वहां की आक्रोशित भीड़ थी उसने क्या है मरणासन अवस्था में गलियों में छोड़ दिया था और इसी के कारण अंग्रेजों ने जो है अपने गुस्से के प्रतिरोध के स्वरूप में क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंजाम दिया। ठीक है, देखिएगा अंग्रेज मिशनरी मार्सेला शेरवुड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 25वां क्वेश्चन था हमारा आज का ये। तो यदि आज के ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।